गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टर्म सॉल्यूशन को, बिकॉज चाहे हाइपरटोनिक हो, हाइपोटोनिक हो या आइसोटोनिक हो, इन तीनों में सॉल्यूशन टर्म कॉमन है। तो सॉल्यूशन को समझना इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन इट इज अ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस, जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, इज डिसॉल्व इनटू अनदर सब्सटेंस, जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जो चीज घुलती है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, और जो चीज घोलती है, डिसॉल्व करती है, उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बीकर लिया हमने, बीकर में हमने पानी लिया और पानी में शुगर क्रिस्टल्स डाल दिए। शुगर क्रिस्टल्स सॉल्यूट कहलाएंगे, वो घुलना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि पानी सॉल्वेंट है क्योंकि वो शुगर क्रिस्टल को घोल रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन का। ये मिक्सचर है इन विच वन सब्सटेंस सॉल्यूट, इस केस में शुगर क्रिस्टल सॉल्यूट कहलाएंगे, और जो सब्सटेंस घोल रहा है वाटर, उसको सॉल्वेंट बोला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन को समझते हैं। बिकॉज ये जो तीनों टर्म्स हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसंट्रेशन को समझना जरूरी है। कंसंट्रेशन, अगर मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन बोलूं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। कितना सॉल्यूट घुला हुआ है सॉल्वेंट में, वो कंसंट्रेशन बताती है। कंसंट्रेशन के निकालने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे मैंने बीकर लिया, बीकर में पानी है और पानी के अंदर शुगर क्रिस्टल्स हैं। शुगर क्रिस्टल का कितना मास है और पानी का कितना मास है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। एक तरीका है कंसंट्रेशन निकालने का। सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास हमें कंसंट्रेशन निकालने का एक तरीका बताती है। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। कंसंट्रेशन इस वीडियो में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो तीनों टर्म्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, वो कंसंट्रेशन से जुड़े हुए हैं। ये जो प्रोसेस है तीनों का, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक का, ये एक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। पानी की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसके जाने को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये पानी का जाना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस पूरे प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिव, जो सॉल्वेंट को अलाउ करती है बट सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास थ्रू होने के लिए अलाउ नहीं करती। अब इसको भी, कंसंट्रेशन को भी अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होता है। पानी जो सॉल्वेंट है वो तब तक फ्लो करता रहेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि चैम्बर C2 से चैम्बर C1 की तरफ, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। कंसंट्रेशन को और अच्छे से समझते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब आप देखिए, दोनों तरफ जो वाटर एज ए सॉल्वेंट, ये चैम्बर C2 है और ये चैम्बर C1 है। दोनों तरफ जो पानी है, वाटर सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, और उसका जो मास है हमने 10 ग्राम्स ले लिया दोनों चैम्बर्स में। C1 में भी 10 ग्राम्स है, C2 में भी 10 ग्राम्स है। लेकिन जो सॉल्यूट है C1 चैम्बर में ज्यादा है। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हर एक सॉल्यूट का मैं 0.1 ग्राम्स मास लेके चलता हूं तो 8 सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो मास हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू 0.1, 0.8 ग्राम्स। तो इस चैम्बर की, C1 चैम्बर की जो कंसंट्रेशन होगी, दैट वुड बी 0.8 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम्स, जो पानी की कंसंट्रेशन है। सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय पानी का मास, तो ये आ गई 0.8 डिवाइडेड बाय 10। अब हम बात करते हैं चैम्बर 2 की। चैम्बर 2 में जो पानी का मास है वो 10 ग्राम्स है, और जो सॉल्यूट है वहां पे 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं। हर एक सॉल्यूट पार्टिकल का जो मास हमने लिया है वो 0.1 ग्राम्स लिया है। 2 का हो गया 0.1 इंटू 2, 0.2 ग्राम्स। तो जो कंसंट्रेशन हो गई चैम्बर 2 की, दैट वुड बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट 0.2 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि पानी है डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय 10, C1 का हो गया 0.8 डिवाइडेड बाय 10। अब आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन C1 में ज्यादा है, 0.8 डिवाइडेड बाय 10।
C2 के मुकाबले। तो पानी का जो फ्लो है, सॉल्वेंट पानी का जो फ्लो है वो C2 से C1 की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों चैम्बर्स में कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तो कितना पानी C2 से C1 की तरफ जाएगा? 6 ग्राम्स वाटर C2 से C1 की तरफ जाएगा। तो उससे क्या होगा? ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगी, सिर्फ वाटर जो सॉल्वेंट है उसको अलाउ कर रही है पास थ्रू होने के लिए। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर से उधर नहीं जा रहे, वाटर जो सॉल्वेंट है वो एक तरफ से दूसरी तरफ यानी कि चैम्बर 2 से चैम्बर C1 की तरफ जा रहा है। अब जो नई कंसंट्रेशन है C1 की वो क्या बन जाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स वही रहेंगे, 8 पार्टिकल्स थे, हर एक का 0.1 ग्राम्स मास था, तो ये हो गया 0.8 और 6 ग्राम वाटर C2 से C1 में चला गया। तो C1 में जो पानी का मास हो गया 10 प्लस 6 16 ग्राम्स हो गया। नई कंसंट्रेशन बनी 0.8 डिवाइडेड बाय 16, इट कम्स आउट टू बी 0.05 कंसंट्रेशन हो गई। पानी 6 ग्राम्स C2 से C1 में चला गया, तो इधर कितना बचा? 10 माइनस 6 4 ग्राम्स बचा। सॉल्यूट पार्टिकल्स वही रहेंगे बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं कर रही है। तो नई कंसंट्रेशन हो गई चैम्बर C2 की 0.2 डिवाइडेड बाय 4 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.05। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज 0.05 अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंसंट्रेशन सेम हो गई, जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है, नेट फ्लो की मैं बात कर रहा हूं, नेट फ्लो पानी का रुक जाएगा। हालांकि वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जाते रहेंगे लेकिन जो नेट फ्लो है दैट वुड बी 0। तो ये एक पूरा ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर एज ए सॉल्वेंट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उस पूरे प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। और यही जो प्रोसेस है ये हमें सेल्स में भी देखने को मिलता है। सेल्स, प्लांट सेल या एनिमल सेल, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल के अंदर वाटर है और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है उधर भी वाटर के कंटेंट हैं। अब ये डिपेंड करता है सेल के अंदर से पानी बाहर जाता है या बाहर से पानी अंदर आता है, वो इनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन क्या है। बाहर के एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी सेल के अंदर से बाहर जाएगा। अगर बाहर के एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन कम है तो पानी बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये डिपेंड करता है बाहर की कंसंट्रेशन कैसी है विद रिस्पेक्ट टू सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कैसी है। उसी के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है कि ये हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इन सॉल्यूशन को इसी तरीके से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए इन तीनों सॉल्यूशन को समझते हैं। व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसके मुकाबले। अब इस केस में क्या होगा, जो पानी है बाहर का एनवायरनमेंट में जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को डिप किया है वहां से पानी सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। द वाटर जो एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल, और उसका रिजल्ट क्या होगा, जब पानी सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो गया बाहर से अंदर, सेल स्टार्ट एक्सपेंडिंग। तो जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम है सेल के अंदर की कंसंट्रेशन के मुकाबले, उस केस में क्या होगा, बाहर से पानी सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा और एज ए रिजल्ट सेल विल एक्सपैंड। अब समझते हैं, जब सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है उसके मुकाबले। अब इस केस में क्या होगा, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है बाहर के मुकाबले, तो जो पानी है, सॉल्वेंट है सेल के अंदर, इट विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर चला जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेल की, सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा ताकि कंसंट्रेशन को दोनों तरफ सेम कर सके। और उसका रिजल्ट क्या होगा, जब सेल के अंदर का पानी बाहर चला गया सेल श्रिंक हो जाएगा। तो व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि सेल श्रिंक हो जाएगा।
अब समझते हैं जब सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो बाहर के एनवायरनमेंट का कंसंट्रेशन है, जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है, वो दोनों सेम है। जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल हैपन। नो नेट मैं इसलिए बोल रहा हूं, हाउएवर द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एंड आउट, इन एंड आउट। वो वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर भी जा रहे हैं, उधर से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन जो नेट मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की, दैट वुड बी जीरो। और इसकी वजह से जो सेल का साइज है, इट विल रिमेन द सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर के एनवायरनमेंट की और सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है। नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या पानी होता है और सेल का साइज सेम रहता है। तो आई होप ये तीनों डिफरेंस आपको समझ आए होंगे। अब इसको समराइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो घोलता है, डिसॉल्व करता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जो हमने एग्जांपल लिया था, बीकर में पानी लिया, पानी ने चीनी को घोला, पानी सॉल्वेंट हो गया, चीनी घुली, वो सॉल्यूट बन गई। When a cell is placed in hypotonic solution, it expands. जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, यानी कि जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम है सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसके मुकाबले, तो उसका रिजल्ट ये होता है पानी बाहर से सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है और एज ए रिजल्ट सेल एक्सपैंड, फूल जाता है। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट श्रिंक्स। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाता है क्योंकि बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है सेल के अंदर के कंसंट्रेशन के मुकाबले। तो जो अंदर का पानी है, सेल के अंदर जो वाटर है, वो बाहर जाना स्टार्ट कर देता है ताकि दोनों तरफ वो कंसंट्रेशन को बराबर कर सके, और इसका रिजल्ट ये होता है सेल श्रिंक हो जाता है। एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, तो वी विल सी नो चेंज इन साइज। हाउएवर देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in and out, but no net movement of water molecules take place. The effect of isotonic, hypertonic and hypotonic solution on plant and animal cells are the same. चाहे हम एनिमल सेल लें या प्लांट सेल लें, जो ये इफेक्ट है इन तीनों का सेम ही देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम प्लांट सेल को डालें या एनिमल सेल को डालें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो सेल एक्सपैंड ही करेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक को हाइपरटोनिक में डालें तो वो श्रिंक ही करेगा। बट द इफेक्ट वेरीज। इफेक्ट क्यों वेरी करता है? बिकॉज जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होती हैं, वो इस इफेक्ट को थोड़ा कम कर देती हैं, मिनिमाइज कर देती हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेंड। फर्स्ट वन फॉर यू। वन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल को अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, यानी कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर के कंसंट्रेशन के मुकाबले, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सेल श्रिंक होगा, एक्सपैंड होगा, या कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा? यू हैव टू आंसर इट। सेकेंड वन, इन प्लांट सेल्स समटाइम्स द रिजिड वॉल हाइड्स द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड श्रिंकिंग। जो रिजिड सेल वॉल है प्लांट सेल की, वो ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो इफेक्ट है उसको हाइड कर देती है। क्या ये सही है या गलत है? हाइड से मतलब है कम कर दिया लेकिन खत्म नहीं किया। तो क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।